Hi guys, myself Subhalakshmi and today I am here with a brand new lesson on glycolysis. So let's get started. So basically glycolysis means lysis of glucose, splitting of glucose. Glycolysis is first discovered by Hampton, Mayoff and Parnas. That's why it is also known as Hampton-Mayoff pathway. So what happens in glycolysis? In glycolysis, one molecule of glucose is degraded in a series of enzyme catalyzed reactions to yield two molecules of 3 carbon compound. So basically glycolysis में आपका एक molecule of glucose is partially oxidized, okay, या partially degraded हम इसको कह सकते हैं, degraded in a series of enzyme catalyzed reaction, मतलब एक series reactions में डिग्रेड होता है और आपका 3 कार्बन कंपाउंड की 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज पायरोवेट. ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस आपका मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में साइटोसोल में होता है एंड इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन हैपन इन एरोबिक कंडीशन एज वेल एज इन एनारोबिक कंडीशन. ओके, एंड बेसिकली दे आर 10 steps of glycolysis, or we can say there is 10 steps through which pyruvate can be obtained. ठीक है. During the sequential reactions of glycolysis, some of the free energy released from glucose is conserved in the form of ATP and NADH. जब ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें कुछ आपका ATP और NADH निकलता है, जो कि हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कैसे निकलता है, किस स्टेप पे निकलता है, और उसको हम सेव करते हैं. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली यही है कि आपका बॉडी में आपको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, आपके हर एक सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है साइटोसिल के अंदर, यही ग्लाइकोलाइसिस है. ठीक है. तो द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज into 2 molecules of 3 carbon pyruvate occurs in 10 steps. Okay, the first of which constitute the preparative phase. मतलब आपका जो पहले का 5 स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज. जो लास्ट 5 आपके स्टेप्स होते हैं दैट इज नोन एज पे ऑफ फेज. ठीक है. तो हम देखते हैं कैसे स्टेप नंबर 1 क्या है, कैसे क्या स्टेप यूज़ है, मतलब कैसे क्या इसमें एंजाइम्स यूज़ है, कहाँ कौन सी जगह कौन सी एंजाइम यूज़ है और प्रोसीजर क्या है. ठीक है. तो बेसिकली आप देख रहे होंगे डायग्राम में यहाँ पे, सॉरी, ओके, गॉट इट. आप अब ठीक है. चलिए, ग्लूकोज आपका जो है यहाँ पे ग्लूकोज आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो आपका वो उसमें क्या हुआ, उसका पहला प्राइमिंग रिएक्शन हुआ, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ. ठीक है. यहाँ पे देखिए इधर, उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है. अच्छा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप इस पर अटैच होता है ये आता कहाँ से है? ये आता है आपका ATP से. आपका जब ATP ADP में चेंज हुआ, मतलब कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट बना, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकला, वो फॉस्फेट ग्रुप जाके आपका ग्लूकोज में ऐड हो गया, दैट इज नोन एज ग्लूको 6 फॉस्फेट. ठीक है. अच्छा, तो इसमें फॉस्फेट ऐड हुआ, इसीलिए हम इस स्टेप को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है. अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्यों ऐड हुआ, इसका टेक्निक, मतलब इसका नीड क्या है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना? बेसिकली जो फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसलिए ऐड होता है ताकि उस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, आपकी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको सेल से बाहर जाने के लिए रोकता है. उसको क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करने देता. वो क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर ही ट्रैप कर लेता है. ठीक है. अब देख रहे होंगे इसमें एक ही एरो है, तो दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल नहीं है ये. ठीक है. और इस रिएक्शन, मतलब दिस फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज. ठीक है. यानी कि हेक्सोकाइनेज की मदद से ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. ठीक है. अच्छा, हेक्सोकाइनेज हमने कहीं और भी पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एंजाइम्स, उसमें जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे कोफैक्टर्स विथ मेटल आयंस की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका हेक्सोकाइनेज होता है उसका कोफैक्टर Mg2+ होता है. और यही हम इसको दोबारा से हम यही पढ़ रहे हैं
तो यहाँ भी ग्लूकोज आपका हेक्सोकाइनेज के साथ जो कोफैक्टर होगा दैट विल बी Mg2+, ठीक है। Mg2+ भी यहाँ पे एक कोफैक्टर है और ये भी एक डाइवैलेंट मेटल आयन है, ठीक है। अच्छा, हेक्सोकाइनेज की एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। जो आपका हेपेटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लीवर सेल्स एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, उनमें एक आइसो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज का, दैट इज ग्लूकोकाइनेज। आइसो एंजाइम मीन्स बोथ, मतलब दोनों, ये हेक्सोकाइनेज और आपका ग्लूकोकाइनेज, ये आपका स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आइसो एंजाइम्स वो होते हैं कि कोई दो कंपाउंड जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो सकती है पर फंक्शनली आइडेंटिकल होती है, ठीक है। सेम हेयर, सेम कंसेप्ट यही अप्लाई होता है। तो यही मैं आपको एक छोटा सा बात इसमें मैंने सोचा कि मैं मेंशन कर दूं कि ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज आर आइसो एंजाइम्स, ओके। अच्छा, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, गॉट इट। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपका फॉस्फोराइलेशन होगा, सेकेंड स्टेप होता है आपको आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मीन्स इसमें बेसिकली रिवर्सिबल अरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स मूव्स द कार्बोनाइल ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन 1 to carbon 2 forming ketose from an aldol sugar, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, बेसिकली आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ वो आपका कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे, ठीक है, आइसोमराइजेशन हुआ। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपका फर्स्ट स्टेप इज इरिवर्सिबल, राइट, सेकेंड स्टेप इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि ये अभी तक 6 कार्बन है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन है। और इसमें जो हम एंजाइम, मतलब इसमें जो एंजाइम यूज़ हुआ है सेकेंड स्टेप में, दैट इज सॉरी मेरे को रब कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं है, अगर जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड जो आपका एंजाइम यूज हुआ है एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने में, दैट इज फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज, या फिर हम इसे कह सकते हैं फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, गॉट इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं हम। अब आपका है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। बिस फॉस्फेट मीन्स आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होंगी, राइट, ठीक है। 2 फॉस्फेट ग्रुप, देखिए आप इधर डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कंडीशन में 1 फॉस्फेट था, बिस फॉस्फेट की कंडीशन में आपका 2 फॉस्फेट ग्रुप एडेड है, गॉट इट। अच्छा, अब ये जो दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है ये आया कहाँ से, ये ATP से आया, ATP आपका ADP में कन्वर्ट हुआ, ये वाला स्टेप, ठीक है। तभी आपका ये एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से आया और ये यहाँ पे ऐड हुआ, गॉट इट। चलिए, अच्छा, इसमें कौन सी, थर्ड स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है आपका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इन्वॉल्व है। और एक और चीज़ आपने देखा होगा ध्यान से, ये थर्ड स्टेप भी इरिवर्सिबल है, थर्ड स्टेप भी इरिवर्सिबल है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है, PFK1 भी कहते हैं इसको हम, ये आपका एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, ठीक है, ये आपका एलोस्टेरिक एंजाइम है। इसके बाद हम बाद में देखेंगे कैसे ये रेगुलेट करता है आपका ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये आपका PFK जो एंजाइम है ये एक्टिवेटेड होता है 2,6 बिसफॉस्फेट की वजह से, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, फर्स्ट स्टेप था आपका फॉस्फोराइलेशन, थर्ड स्टेप का नाम भी फॉस्फोराइलाइजेशन है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है आपका, गॉट इट। चलिए, और ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो था ये अब टूटने वाला है। लाइक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो था वो आपका 6 कार्बन कंपाउंड था, पर ये अब नेक्स्ट स्टेप जो है, ये फोर्थ स्टेप जो है, जिसमें ये बेसिकली क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट आपका ब्रेकडाउन होगा ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट में। ये दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है, ठीक है। चलिए और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2 कार्बन कंपाउंड बनते हैं आपका दोनों, एक तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम G3P कहते हैं, और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको हम DHAP कहते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है? इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एल्डोलेज एंजाइम। एल्डोलेज जो एंजाइम होता है उसका जो कोफैक्टर होता है दैट इज Zn2+। गॉट इट? ठीक है, ये भी डाइवैलेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 5th स्टेप के बारे में, ठीक है। 5th स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो G3P है और आपका जो DHAP है ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक साथ, ठीक है। मतलब चलिए मैं आपको स्लाइड चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ चलिए हम थे स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, डायग्राम की वजह से ये थोड़ा ओमिट हो गया है शायद, मतलब ये बीच में डिलीट हो गया मेरी वजह से, कोई नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। इसमें होता क्या है, आपका जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये एक दूसरे में चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कभी चेंज होता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन चेंज हो सकता है G3P में, ठीक है। और इसको रेगुलेट करने वाला एंजाइम होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। गॉट इट? चलिए ठीक है, बात क्लियर हो गई। और ये आपका 5th स्टेप होता है, ठीक है। इसमें यही होता है, देखिए एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो मैंने शायद बताया नहीं है, आपने नोटिस किया होगा डायग्राम में भी कि आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी एक कार्बन है और आपका डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में भी एक ही कार्बन है। तो कहीं भी ATP यूज़ नहीं हुआ है, कहीं भी फॉस्फेट हमने कहीं से निकाला नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपका ब्रेकडाउन हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, एंड हियर इट इज़। अच्छा चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें या नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ एक, वो ये है कि आपका अभी तक हमने जो 5 रिएक्शंस पढ़े, जो 5 स्टेप पढ़े, 5 जो स्टेप्स हमने अभी तक स्टडी किए, वो 5 के 5 आपका प्रिपरेटरी फेज में आता है। अब जो नेक्स्ट 5 हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका आएगा पे ऑफ फेज में, ठीक है। पे ऑफ फेज क्या होता है उसका बेसिकली उसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे क्योंकि हम स्टेप पढ़ रहे हैं तो पहले स्टेप को हम कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो 5th स्टेप समझ में आ गया। 5th स्टेप में आपका बेसिकली फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट होता है G3P में और DHAP में, ठीक है। वो आपका 4th स्टेप था, सॉरी, जो आपका कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट में 4th स्टेप में। गॉट इट? 4th स्टेप में हमारा एंजाइम यूज होता है एल्डोलेज जिसमें जिंक 2+ उसका कोफैक्टर होता है। 5th स्टेप में क्या होता है, आपका जो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आपका आइसोमराइजेशन होता है इसमें, ठीक है। ये इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में रिवर्सिबल होता रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आपका एग्जिस्ट करता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्म में। इसीलिए डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन जब कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसे था, ये देखिए इधर, ये 5th एंजाइम जो इन्वॉल्व हुआ है आपका बेसिकली क्या होगा इसमें ये होगा कि आपका जो ये वाला है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और आपका एंजाइम इन्वॉल्व होगा ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 6th स्टेप के बारे में, ठीक है। 6th स्टेप जो है वो है आपका बेसिकली पे ऑफ फेज में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देख रहे होंगे ग्लिसरॉल 3 एल्डिहाइड, इसके दो मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ग्लिसरॉल 3 एल्डिहाइड तो 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा इसका डायग्राम देख ले थोड़ा, ये इसमें क्या होगा, ये ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में। मतलब अब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप था वो तो ठीक था, एक फॉस्फेट ग्रुप था, अब आपका हाइड्रोजन हटता है और यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, इसलिए हम इस स्टेप को कहेंगे, ठीक है, इस स्टेप पे आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। गॉट इट? अच्छा, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ आपका और फॉस्फोराइलेशन भी हुआ, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस स्टेप की वो ये है कि अभी तक हम जहाँ भी पढ़ रहे थे कि फॉस्फेट ग्रुप आपका ऐड होता है, तो उसमें ये होता है कि एक तो आपका स्टेप इरिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन का, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आपका एटीपी से आता है, मतलब एटीपी विल गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी और एक फॉस्फेट रिलीज होता है, वही फॉस्फेट आपका जाके आगे आपका कंपाउंड में ऐड हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन कराता है। पर इस कंडीशन में आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, मतलब देयर इज नो एडीपी और एटीपी का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। गॉट इट? अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड होता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपकी किसकी मदद से होता है, वो आपकी होता है NADA+ की मदद से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम NAD आपका कन्वर्ट होगा NADH, इसकी वजह से आपका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, सॉरी ये वाला जो हाइड्रोजन हटता है ऑक्सीजन ऐड होता है। गॉट इट? अच्छा, चलिए, ये हो गया आपका 6 स्टेप। और इसको एंजाइम कौन सा मतलब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, इन्वॉल्व है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पढ़ रहे हैं, ये आपको यही याद रखना है, बस इस नाम के साथ आपका डिहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज़ करना है। अगर ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ हम डिहाइड्रोजिनेट यूज़ करते हैं, देन दैट केस दैट इज एंजाइम। एंजाइम कौन सा है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और आपका ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, मतलब आपका जो कंपाउंड क्या है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी जितना भी हम पढ़ेंगे दो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं फोर्थ स्टेप में कि कैसे आपका फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो आपको टूटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P और आपका DHAP। गॉट इट? चलिए, अब हम चलते हैं 7th स्टेप की ओर। 7th स्टेप में आपका इधर देख रहे होंगे आप कि ये देखिए 7th स्टेप है आपका ADP, ये क्या चल रहा है, ADP क्यों ATP, कैसा क्यों, मतलब क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है इसमें आपका बेसिकली जो आपका 7th का प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, वो आपका बनता है फॉस्फोग्लिसरेट। और फॉस्फोग्लिसरेट में आपका दो फॉस्फेट ग्रुप की जगह पे एक फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब अभी पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरे रिएक्शन में, अब जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े, कि कंपाउंड में से फॉस्फेट ग्रुप, ये जो कंपाउंड है आपका, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कहा कि फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन, फॉस्फेट ग्रुप जो निकला वो क्या करता है, वो फॉस्फेट ग्रुप जाके आपके एडीपी के साथ अटैच होकर एटीपी फॉर्म करता है और आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है आपका। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ याद रखिए, ये जो आपका कंपाउंड है बेसिकली, ये कंपाउंड आपका हाईली एनर्जी कंपाउंड है, दिस वन, यस, ठीक है। चलिए, स्टेप क्लियर। ये आपका ये स्टेप के बाद ये कैसे बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, ये प्रोडक्ट याद रहेगा। इसमें कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, इसमें एंजाइम यूज जो हुआ है दैट इज आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। ये काइनेज एंजाइम है, हमें ये बात याद रखना है,
ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। कहाँ पे ऐड हुआ है? आपका एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट जो है वो आपका बना है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी आपका प्रोड्यूस हुआ है। कितने प्रोड्यूस हुए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, दिस इज द 8th स्टेप। इसमें क्या होता है? इसमें आपका यही होता है कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। पहले वो था 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3rd कार्बन पे था, अब वो फॉस्फेट ग्रुप आपका 2nd कार्बन पे ऐड हो जाता है जाकर। देख रही हैं आप, ये आपका 2nd कार्बन, ठीक है, यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन में जो आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज आपका फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट। फॉस्फोग्लिसरेट दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट, यानी कि जो फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट है उसमें क्या होता है आपका, जब फॉस्फोफिनोल पाइरूवेट बनता है, ठीक है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उस कंडीशन में आपका H2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है इसमें इन्वॉल्व है इनोलेज। ठीक है, और इनोलेज का भी कोफैक्टर होता है Mg2+ और Mn2+। ठीक है, दिस इज द 9th स्टेप। देन देर इज द लास्ट स्टेप, 10th स्टेप, दैट इज पाइरूवेट फॉर्मेशन। पाइरूवेट फॉर्मेशन की वक्त क्या होता है आपका, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हट जाता है। अच्छा, ये रिमूव हुआ और उसके बाद जाके ये आपका एडीपी पे अटैच होकर एटीपी बनाएगा। ठीक है, मतलब सिमिलर टू स्टेप नंबर 6, सॉरी स्टेप नंबर नॉट 6, स्टेप नंबर 6 सिमिलर टू स्टेप नंबर 7। ठीक है, 7th में भी हमने पढ़ा था ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसी में भी इस स्टेप में भी 10th स्टेप में भी आपका 2nd एटीपी फॉर्मेशन होता है। आपका दूसरा एटीपी बना, पहला आपका एटीपी यहाँ बन चुका था, 2 मॉलिक्यूल बन चुके थे, ये आपका और 2 मॉलिक्यूल बने हैं, सेकेंड स्टेप में बना है, और ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ठीक है, इसको कौन सा एंजाइम रेगुलेट करेगा, मतलब कौन सा इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा? पाइरूवेट काइनेज। देखिए काइनेज आप जहाँ भी ऐड कर, मतलब जहाँ भी काइनेज कहीं भी नाम आता है इसका मतलब ये है कि फॉस्फोराइलेशन वहाँ पे होगा। ठीक है, आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा होगा। तो इस स्टेप में भी यही है कि फॉस्फोफिनोल से आपका एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और वो जाके आपका एडीपी के साथ ऐड होकर एटीपी बनाता है और पाइरूवेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लेकिन कुछ बातें और हम इसमें बाद में जानेंगे। टोटल हमें ये जानना है। अब देखिए हम चलते प्रीवियस स्लाइड की ओर, जो मैंने स्किप किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि पहले हमें स्टेप को कंप्लीट करना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसीजर को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, द सेकेंड हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज पे ऑफ स्टेज, पे ऑफ फेज, characterized by a net gain of energy rich molecules ATP and NADH. Got it? Acha. Since glucose leads to 2 triosugars in preparatory phase, each reaction in the pre-off phase occurs twice per glucose molecule. मतलब 2 बार होगी हर glucose molecule के लिए। ठीक है, this is 2 NADH molecule and 4 ATP molecule। अब देख लेते हैं कहाँ पे 2 NADH मिला है हमको। भाई हमें तो 6 स्टेप में 2 NADH मिला है, 7 स्टेप में 2 ATP मिला है और 10th स्टेप में भी 2 ATP मिला है, यानी कि टोटल हमारे पास 4 ATP है और 2 NADH मॉलिक्यूल मिले हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेट गेन के बारे में कि नेट गेन हमारे पास क्या है, तो भाई आपका फर्स्ट स्टेप जो था प्रिपरेटरी जो फेज था आपका, उस प्रिपरेटरी फेज में आपका एक एटीपी इधर यूज़ हो गया था, दूसरा एटीपी यूज़ हो गया, मतलब टोटल 2 एटीपी आपका यूज़ हो चुका था। तो 4 एटीपी में से 2 एटीपी आपके यूज़ हो चुके हैं, 2 एटीपी बचे हैं, इसीलिए नेट गेन आपका क्या है 2 NADH मॉलिक्यूल्स एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखना है पर ग्लूकोज के लिए, आपका 2 NADH मॉलिक्यूल और 2 ATP मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका 8 जो NADH होता है दैट इज इक्वल टू 2.5 ATP। ठीक है,
तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो टोटल हमारे पास 7 ATP आते हैं। 5 ATP तो हमें उससे मिलते हैं NADH से, क्योंकि 2 NADH था 2.5 करके, और हमें 2 ATP मिलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो आपको केवल 2 ही ATP मिलता है, जो कि आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा थोड़ा सा रेगुलेशन जान लेते हैं हम। रेगुलेशन में ये है बेसिकली आपका कि जो आपका एंजाइम होता है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स के बारे में हम देखते हैं इधर आकर। पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड एंजाइम आपका ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंजाइम इज आपका पाइरुवेट काइनेस, जो लास्ट स्टेप में एंजाइम यूज होता है, दिस वन। ठीक है, ये 3 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूरे रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ये तीनों की तीनों एलिस्टेरिक है नेचर में। ठीक है, ठीक है। सो आपका आपने ध्यान रखा होगा जहाँ भी ये 3 एंजाइम यूज हुए हैं वो आपका रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हम पढ़ते हैं सेकेंड मतलब फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, ये सॉरी एक सेकेंड, हाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमने यहाँ पढ़ा। सो दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट द हेक्सोकाइनेस। अगर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो गया, ज़्यादा प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करेगा, हेक्सोकाइनेस को बंद करेगा कि भाई तुम बंद करो अपना काम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जितना चाहिए था उतना बन चुका है। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका हाई AMP कंसंट्रेशन होगा, यानी कि एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो आपका PFK सॉरी आपका PFK यानी कि दिस वन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसे एक्टिवेट करता है और पाइरुवेट काइनेज को भी एक्टिवेट करेगा। मतलब बेसिकली क्या है, आपके पास एनर्जी नहीं है, AMP क्या है, ATP आपका एनर्जी करेंसी है ना, AMP में मोनोफॉस्फेट होता है, तो आपका बेसिकली सेल के अंदर एनर्जी नहीं है, सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए वो चाहता है कि वो इन एंजाइम को रेगुलेट करे, इन एंजाइम को कहे कि एक्टिवेट हो, अपना काम करे, ताकि ग्लाइकोलाइसिस हो सके और उसको एनर्जी मिल सके, यही पर्पस होता है। ठीक है, पर कॉन्ट्रास्ट जाहिर सी बात है, अगर आपके सेल के पास बहुत अमाउंट में एनर्जी है, हाई ATP है कंसंट्रेशन, तो क्या करेगा, ये दोनों के दोनों एंजाइम्स को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और पाइरुवेट काइनेज को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, चलिए। So guys, here our session ends. If you guys have any doubt regarding the topic, please leave it in the comment section.